Hello dear friends, I am Kameshwar Prasad from Kameshwar English Teaching. Welcome once again in my teaching of Indian civilization and culture. प्यारे बच्चों, वीडियो फर्स्ट में मैं इस चैप्टर का पैरा फर्स्ट पढ़ाया था। वीडियो सेकेंड के माध्यम से पैरा सेकेंड से पैरा 7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पैरा 8 से 16 तक पढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये पैरास आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इन पैरास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसका आंसर मैं आप लोगों को पीडीएफ में बनाकर डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड करूंगा। तब तक आप लोग कुछ क्वेश्चन देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड आवर ancestor enjoy true home rule। प्यारे बच्चों, कैसे हमारे पूर्वजों ने सच्चा होम रूल का एंजॉय किया, इस प्रकार का क्वेश्चन आप इस वीडियो में आसानेंगे। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आता रहता है, जैसे व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग DIS, व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, what is the distinguishing characteristics of the modern civilization, what is the distinguishing characteristics of modern civilization, मॉडर्न सिविलाइजेशन का विशिष्ट लक्षण क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चले हम लोग पैरा नंबर 8 से ऑनवर्ड पढ़ें। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलें। नाउ पैरा नंबर 8, they saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics। प्यारे बच्चों, यहाँ दे हमारे पूर्वज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन्होंने देखा, अर्थात हमारे पूर्वजों ने देखा, डैट की किंग्स राजा एंड दियर सॉर्ड्स, राजा तथा उनकी तलवारें, वर इंफेरियर, तुच्छ थे। इंफेरियर का मतलब तुच्छ है। टू दी सॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, शिष्टाचार के तलवार की अपेक्षा। तो प्यारे बच्चों, शिष्टाचार का तलवार नहीं होता, यहाँ सॉर्ड का मतलब शक्ति, नीति। हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा तथा उनकी तलवारें शिष्टाचार की नीति की अपेक्षा, शिष्टाचार की शक्ति की अपेक्षा तुच्छ थे। तो आप लोग ये सोचते होंगे कि इंफीरियर के बाद जो टू आया है, इसका मैं हिंदी की अपेक्षा अर्थात दैन का अर्थ मैं ले रहा हूँ, ऐसा क्यों? इसको जानने के लिए यहाँ पर एक ग्रामर की बातें आप देखें। आखिर इंफीरियर के बाद टू का प्रयोग क्यों हुआ और इसका हिंदी दैन के अर्थ में क्यों हुआ?
प्यारे बच्चों, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर ईटीसी को लैटिन एग्जेक्टिव कहते हैं। याद रखना, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर जैसे वर्ड को लैटिन एग्जेक्टिव कहते हैं। याद रखें कि लैटिन एग्जेक्टिव के बाद तुलना करते समय टू का प्रयोग होता है। यहां देखना, टू का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है, दैन का कभी नहीं। ये ऐसा शब्द है, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर के बाद तुलना करते समय हमेशा टू का प्रयोग होता है, दैन का नहीं। वह मुझसे जूनियर है, ही इज जूनियर टू मी। यहाँ पर यदि आप ऐसे लिखते हैं ही इज जूनियर टू मी, ये करेक्ट हो गया। यदि आप ऐसे लिखते हैं ही इज जूनियर देन आई, तो इसे रॉन्ग माना जाएगा। हमेशा याद रखना, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर जैसे वर्ड के बाद तुलना करते समय टू का प्रयोग होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए यहाँ पर इंफीरियर के बाद टू का प्रयोग हुआ है, जिसका हिंदी हुआ के अपेक्षा। तो इस लाइन को एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं। देशा, हमारे पूर्वजों ने देखा कि किंग्स एंड दियर स्वॉर्ड्स, राजा तथा उनकी तलवारें, वर इंफीरियर, तुच्छ थे, टू दी स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, शिष्टाचार के तलवार की अपेक्षा, यानी शिष्टाचार के शक्ति के अपेक्षा। एंड, तथा, दे यानी हमारे पूर्वज, दियाफो, यहाँ दियाफो है ना, दियाफो का मतलब इसलिए कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने, दे यानी हमारे पूर्वजों ने, हेल्ड का मतलब दरअसल होल्ड का भीटू है, यहाँ पर पकड़ना के अर्थ में होता है। होल्ड बने पकड़ना, लेकिन वे पकड़े यानी पकड़ने का मतलब, इसलिए वे समझें। दी सॉवरिन्स ऑफ, ये सॉवरिन्स है, सॉवरिन्स ऑफ दी अर्थ, पृथ्वी के बड़े बड़े सम्राटों को समझें। टू बी इंफीरियर, तुच्छ समझें। टू बने उसी तरह की अपेक्षा, दी ऋषि एंड दी फकीर, और उसी प्रकार उन्होंने यानी हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी के बड़े बड़े ताकत को, बड़ी बड़ी शासक को भी तुच्छ होते हुए समझें। टू मनी की अपेक्षा, ऋषि तथा फकीर के अपेक्षा। अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, ये सब्जेक्ट है, इस यहाँ पर वर्ब है, दिस का मतलब इस, लाइक का मतलब जैसा, इस जैसा संविधान के साथ एक राष्ट्र, साथ का मतलब वाला, इस जैसा संविधान वाला एक राष्ट्र, इस माने है। फीटा, फीटा माने अच्छा है। टू टीच अदर्स, दूसरों को पढ़ाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए। देन माने की अपेक्षा, टू लर्न सीखने की अपेक्षा, फ्रॉम अदर्स दूसरों से। महात्मा गांधी बोलते हैं कि इस जैसा संविधान वाला एक राष्ट्र दूसरों से सीखने की अपेक्षा दूसरों को पढ़ाने के लिए अच्छा है। दिस नेशन हैड कोट्स, हैड का मतलब आप जानते हैं, जैसे आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम था, उसी तरह दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस राष्ट्र के पास अदालतें थी। लॉयर्स, वकील थे। एंड डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स थे। महात्मा गांधी बोलते हैं कि इस राष्ट्र के पास अदालतें थी, लॉयर्स थे, डॉक्टर थे। बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे थे, ऑल बने सभी, विदिन का मतलब अंदर, बाउंड्स बने सीमा, वे सभी सीमा के अंदर थे। महात्मा गांधी बोलते हैं कि हमारे राष्ट्र के पास अदालतें थीं, लॉयर्स थे, डॉक्टर थे, बट वे सभी सीमा के अंदर थे। एवरीबॉडी न्यू, प्रत्येक लोग जानते थे, दैट कि दीज प्रोफेशंस, ये पेशा, वर नॉट पार्टिकुलर सुपेरियर,
प्रत्येक लोग जानते थे, चाहे वो लॉयर्स हों, डॉक्टर्स हों, ये सब जानते थे कि उनकी पेशा वर मने थी, नॉट मने नहीं पार्टिकुलरली मने खास करके सुपेरियर मने शानदार, वे सभी जानते थे कि उनकी पेशा खास करके सुपेरियर नहीं थे। मोर ओवर मने और तो और दीज वकील्स एंड वैद, महात्मा गांधी यहाँ पर वकील्स एंड वैद्स हिंदी वर्ड का इस्तेमाल किए हैं, वकील्स लॉयर्स, वैद का मतलब वही वैद डॉक्टर्स, और तो और ये वकील्स और वैद डिड नॉट रॉब पीपल, लोगों को लूटते नहीं थे। महात्मा गांधी हमारी प्राचीन सभ्यता की बातों को यहाँ लिख रहे हैं कि कितनी अच्छी हमारी प्राचीन सभ्यता थी, और तो और ये वकील्स, ये वैद्स लोगों को लूटते नहीं थे। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, दे उन्हें यानी वैद्स को, वकील्स को, ये पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव है, उन्हें समझा जाता था पीपल्स डिपेंडेंट्स, उन्हें लोगों का आश्रित समझा जाता था। नॉट दियर मास्टर, अब उनका मालिक नहीं। यानी हमारे पूर्वजों के समय, महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि उनके पूर्वजों के समय, हमारे, यदि आप ऐसे भी कह सकते हैं, हमारी पूर्वजों के समय जितने भी बड़े बड़े पेशा वाले लोग थे, जैसे वकील, डॉक्टर्स, वे सब अपने आप को दूसरे का डिपेंडेंट समझते थे, मालिक नहीं समझते थे। इसलिए महात्मा गांधी बोलते हैं कि दे वर कंसीडर्स पीपल्स डिपेंडेंट्स, उन्हें लोगों का आश्रित समझा जाता था, नॉट देयर मास्टर्स, उनका मालिक नहीं। जस्टिस वर टॉलरेबली फेयर, न्याय टॉलरेबली एकदम एक समान ढंग से, सहिष्णुत गति से, बिल्कुल फेयर था, साफ सुथरा था, न्याय बिल्कुल साफ सुथरा था। द ऑर्डिनरी रूल वर टू अवॉइड कोर्ट्स, एक समान नियम प्रचलित था कि कोई व्यक्ति किसी तरह का विवाद करके कोर्ट में नहीं जाएगा, अदालतें में नहीं जाएगा, अपनी झगड़ा को स्वयं सुलझा लेगा। इसीलिए यहाँ लिखा है एक साधारण सा रूल वर मने था टू अवॉइड, त्यागने वाला था कोर्ट्स, अदालतों को। यानी एक साधारण सी आम धारणा प्रचलित थी कि हमें कोर्ट्स को त्यागना है। इसलिए यहाँ लिखा है ऑर्डिनरी रूल्स कोर्ट्स को त्यागने वाला था। There were no doubts, there were no doubts, doubts का मतलब दलाले नहीं थे। To lure people, लोगों को फुसलाने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, into them का ये them किसके लिए, अदालतों में। यानी there were no doubts, कोई दलाल नहीं थे। To lure people, लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, इंटू देम, अदालतों में। दिस इविल, यह एविल यानी यह बुराई, टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। महात्मा गांधी बोलते हैं कि ऐसी बुराई भी थी, नोटिसेबल दृष्टिगोचर, केवल इन माने अंदर, एंड अराउंड माने आसपास, कैपिटल्स माने राजधानियों के यानी महानगरों के। इस तरह की कुछ बुराइयां दृष्टिगोचर जरूर थी, लेकिन केवल महानगरों के, कैपिटल के इर्द गिर्द थी, कैपिटल के अंदर थे, लेकिन गांव में नहीं थे। दी कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, एक साधारण से लोग रहते थे, स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, फॉरवर्ड का मतलब अनुसरण करते थे, और अनुसरण करते थे देयर, कृषि के पेशा को अनुसरण करते थे। जो साधारण से जो लोग थे, कॉमन पीपल, वह स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे और अपने कृषि के पेशा को फॉलो करते थे। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, वे सचमुच इंजॉय करते थे, एक सच्चा होम रूल का इंजॉय करते थे। तो प्यारे बच्चों, इस स्टेंजा का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कैसे हमारे पूर्वज एक सच्चा होम रूल का इंजॉय करते थे। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल। तो इसका जवाब आप लोग को मिला। हम इसका आंसर PDF में आप लोग को लिखकर अवश्य देंगे। Now, stanza number 9.
द इंडियन सिविलाइजेशन, महात्मा गांधी बोलते भारतीय सभ्यता एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, एज का मतलब जैसा कि, डिस्क्राइब में वर्णन किया हुआ, बाय मी मेरे द्वारा, भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा वर्णन किया गया है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड, हैज़ बीन का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड वैसा ही डिस्क्राइब्ड किया जा चुका है, बाय इट्स ऑथरीज, ऑथरीज का मतलब पूजक, इसके पूजकों के द्वारा। महात्मा गांधी बोलते हैं कि भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड, वैसा ही, सो का मतलब यहाँ वैसा ही डिस्क्राइब किया गया है, बाय इट्स ऑथरीज, इसके पूजकों के द्वारा। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी हिस्से में नहीं, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी भी सभ्यता के अंतर्गत नहीं, हैव ऑल मेन अटेंडेड परफेक्शंस, सभी व्यक्ति परफेक्शंस को प्राप्त किए हैं, परफेक्शन मीन्स परिपूर्णता को प्राप्त किए हैं। यहाँ पर बच्चे एडवर्ब, इन्वर्स रूल है एडवर्ब का, ये जो हैव है ऑल मेन के बाद होना चाहिए था ना, बट यहाँ पर चूंकि सेंटेंस इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या अंडर नो सिविलाइजेशन से स्टार्ट है, ये हम आपको एडवर्ब पढ़ाते समय बताएंगे, तब तक आप केवल इसका हिंदी सुन लीजिए। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी कोने में नहीं और किसी भी सभ्यता के अंतर्गत नहीं, सभी व्यक्ति परिपूर्णता को प्राप्त किए हैं। दी टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति इस बने है टू एलिवेट, एलिवेट का मतलब बढ़ाना है, उन्नत बनाना है, दी मोरल बीइंग्स, नैतिकता को। दी टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति इस बने है टू एलिवेट, एलिवेट का मतलब बढ़ाना है, दी मोरल बीइंग्स, नैतिकता को बढ़ाना है, डैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यहाँ पर जो डैट का प्रयोग हुआ है ना, ये टेंडेंसी के लिए आया है। हम आप लोग को जब डिग्री पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे। दी टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति इस बने है टू एलिवेट, एलिवेट का मतलब उन्नत बनाना, आगे बढ़ाना है, दी मोरल बीइंग्स, नैतिकता को, बट दी टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति इज बने है टू प्रोपगेट इमोरालिटी, अनैतिकता को प्रचार प्रसार करना है, प्रोपगेट का मतलब प्रचार प्रसार करना, लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति है अनैतिकता को बढ़ाना है। दी लेटर इज गॉडलेस, इसलिए बाद वाला, यानी बाद वाला का मतलब कौन, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसलिए बाद वाला ईश्वर विहीन है। दी फॉर्मर इज बेस्ड, लेकिन पहली वाला इज बेस्ड मैंने आधारित है ऑन अ बिलीफ इन गॉड, यानी बच्चों महात्मा गांधी बोलते हैं कि द लेटर इज गॉडलेस, बाद वाला ईश्वर विहीन है, दी फॉर्मर इज बेस्ड ऑन, जो पहले वाला है, फॉर्मर मीन्स पहले, तो पहले वाला यानी भारतीय सभ्यता, इज बने है, बेस्ड बने आधारित, ऑन आ बिलीफ इन गॉड, ईश्वर के विश्वास में, यानी हमारी जो भारतीय सभ्यता है वह ईश्वर के विश्वास में आधारित है। सो अंडरस्टैंडिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बताया है प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी हुए में निकलता है सो माने ऐसा, ऐसा समझते हुए, एंड तथा सो बिलीविंग, ऐसा विश्वास करते हुए, इट बिहेव्स, यह अधिकार बन जाता है, एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत के प्रत्येक प्रेमी को, भारत के प्रत्येक प्रेमी का अधिकार बन जाता है, टू क्लिंग, चिपकने के लिए, टू दी ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, प्राचीन भारतीय सभ्यता से चिपकने के लिए अधिकार बन जाता है, इवन एज, जिस तरह से अ चाइल्ड क्लिंग्स, जिस प्रकार एक बच्चा चिपक जाता है, टू दी मदर ब्रेस्ट, अपनी माँ के सीने से। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि महात्मा गांधी किस प्रकार से स्टेंजा नंबर 9 में बोलते हैं कि भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरी द्वारा डिस्क्राइब किया गया है वैसा ही इसे इसके पूजकों ने भी डिस्क्राइब किया है। दुनिया के किसी हिस्से में किसी भी सभ्यता के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति परफेक्शन को प्राप्त नहीं किया है,
भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिकता को बढ़ाना है, जबकि पश्चिमी सभ्यता के प्रति प्रवृत्ति अनैतिकता का प्रचार प्रसार करना है। इसलिए बाद वाला ईश्वर विहीन है तथा पहले वाला ईश्वर के विश्वास पर आधारित है। ऐसा ही समझते हुए, ऐसा ही विश्वास करते हुए यह भारत के प्रत्येक प्रेमी का अधिकार बन जाता है कि वह भारतीय सभ्यता से उसी प्रकार चिपक जाए जैसा कि एक बच्चा अपनी माँ के सीने से चिपक जाता है। नाउ स्टेंजा नंबर 10। प्यारे बच्चों, इस स्टेंजा को आप लोग ध्यान से पढ़ना। आई एम नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट। महात्मा गांधी बोलते हैं कि मैं पश्चिम का हेटर नहीं हूँ। हेटर मीन्स घृणा करने वाला, मतलब मैं पश्चिम से घृणा नहीं करता हूँ। इसका हिंदी हुआ कि मैं पश्चिम का यानी पश्चात देशों का हेटर नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल, मैं आभारी हूँ, टू द वेस्ट, पश्चिम का यानी पश्चिम के देशों का, फॉर मेनी थिंग्स, बहुत सारे चीज़ों के लिए। महात्मा गांधी बोलते हैं कि मैं बहुत सारे चीज़ों के लिए पश्चिम का थैंकफुल हूँ यानी पश्चिम का आभारी हूँ। यहाँ देखो बच्चों, जो ये थिंग है ना उसके बाद आई है, इसके बीच में जिसको छुपा है इसको हम लोग एग्जेक्टिव क्लॉज कहते हैं, जिसको आई हैव लर्न्ड, जिसको मैंने सीखा है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा एग्जेक्टिव क्लॉज के बारे में बताएं। हालांकि डिटेल तो मैं नहीं बता पाऊंगा, डिटेल आपको हम क्लास की इंटरेक्शंस में बताऊंगा, तब तक आप इसके बारे में थोड़ी सी बातें जानें। देखो बच्चों, मैं उस भोजन को पसंद करता हूँ जिसको मेरी माँ पकाती है। ये जो जिसको है ना, यहाँ से जिसको मेरी माँ पकाती, ये एग्जेक्टिव क्लॉज होता है जिसका हम डिटेल आप लोग बताएंगे। इसका ट्रांसलेशन देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, मैं उस भोजन को पसंद करता हूँ। आई लाइक द फूड, यहाँ तक देखना, आई लाइक द फूड जिसको। अब यहाँ पर जिसको के लिए मैं विच लगाए हैं, विच माई मदर कुक्स, जिसको मेरी माता पकाती है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप इस सेंटेंस में चाहें तो आप जिसको को छिपा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर जिसको को हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं, आई लाइक द फूड माई मदर कुक्स, यानी मैं उस भोजन को पसंद करता हूँ जिसको मेरी माँ पकाती है। ये आप चाहें तो विच नहीं भी लिख सकते, जैसा कि देखो यहाँ लिखा हुआ है, आई लाइक द फूड, मैं उस भोजन को पसंद करता हूँ, माई मदर कुक से, जिसको मेरी माँ पकाती है। यानी यहाँ जो जिसको है आपको अपनी से समझना पड़ेगा। इसका नियम एक छोटा सा हम एक ट्रिक बता दें कि यदि एक क्लॉज यहाँ से लेकर फूड तक समाप्त हुआ और यहाँ पर बीच में कॉमा भी नहीं है, कनेक्टर भी नहीं है, और यहाँ से एक दूसरा क्लॉज स्टार्ट होता है, तो आप समझिए कि यहाँ पर जिसको छुपा हुआ है इस बात को जानना पड़ेगा। इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, जिसका हम डिटेल आपको बाद में बताएंगे। तो देखो बच्चों, एक बार फिर से महात्मा गांधी बोलते हैं कि मैं पश्चिम का विरोधी नहीं हूँ, मैं पश्चिम के लिए आभारी हूँ, फॉर मेनी थिंग्स, बहुत सारे चीज़ों के लिए। यहाँ पश्चिम से कहने का मतलब पश्चात देश, मैं बहुत सारा चीज़ों के लिए पश्चिम का आभारी हूँ। यहाँ पर जिसको छुपा, जैसा कभी हम बताएं, जिसको आई हैव लर्न्ड, जिसको मैंने सीखा है, फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, पश्चिम के साहित्यों से। महात्मा गांधी बोलते हैं कि मैं पश्चिम के साहित्यों से जो कुछ भी मैं सीखा हूँ उससे मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ, इसलिए मैं पश्चिम का हेटर नहीं हूँ। बट आई एम थैंकफुल, देख रहा महात्मा गांधी कैसे बोलते हैं, बट आई एम थैंकफुल, लेकिन मैं थैंकफुल हूँ, आभारी हूँ, आभारी हूँ टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं वो आधुनिक सभ्यता का आभारी हूँ, फॉर टीचिंग मी, मुझे बताने के लिए, डैट मने की, इफ आई वांट, यदि मैं चाहता हूँ, टू राइज, राइज मने उठाना चाहता हूँ, इफ आई वांट इंडिया, यदि मैं चाहता हूँ भारत को,
टू राइज का मतलब उठाना, टू इट्स फुलेस्ट हाइट, इसके पूरी ऊंचाई पर। यदि मैं भारत को इसके पूरी ऊंचाई पर उठाना चाहता हूं, तो महात्मा गांधी बोलते हैं आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन, तो मुझे अपने देशवासियों से फ्रैंकली कहना चाहिए, फ्रैंकली कहना चाहिए दैट माने कि आफ्टर ईयर्स, after years and years of experience of modern civilization, modern civilization के बरसों बरसों के अनुभव के बाद I have learned का मतलब मैंने सीखा है, one lesson, एक ही लेसन को सीखा है, from it, इससे मैंने यानी इस सभ्यता से एक ही लेसन को सीखा है, and that is, and वह है that we must shun it, हमें इसे त्याग देना चाहिए, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। यानी महात्मा गांधी बोलना चाहते हैं कि मैं पश्चिम की सभ्यता का भारी हूँ एक चीज सिखाने के लिए, कि उन्होंने कहा है कि बरसों बरसों के अनुभव के बाद मैं आधुनिक सभ्यता से एक ही चीज सीखा हूँ कि इसे किसी भी कीमत पर त्याग देना चाहिए। नाउ स्टेंजा नंबर 11। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार महात्मा गांधी आधुनिक सभ्यता का घोर आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर आधुनिक सभ्यता को त्याग देना चाहिए। तो पैरा 11 में देखो महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन। इंपॉर्टेंट, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ मैटेरियल, यह पदार्थवाद की पूजा है। ये पदार्थवाद यानी धन दौलत भौतिकवादी चीजों में लिप्त होना। हम शुरू में इस चैप्टर के शुरू में मैटेरियलिज्म के बारे में आपको बताए थे। धन दौलत जितने भी विलासिता संबंधित बातें हैं उसमें पूरी तरह से लिप्त रहना, लालच को प्रमोट करना मैटेरियल कहलाता है। तो महात्मा गांधी बोलते आधुनिक सभ्यता क्या है? यह पदार्थवाद की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यह एक पूजा है ऑफ ब्रूट, शैतान का, इन अस हमारे अंदर, यह हमारे अंदर एक शैतान का पूजा है। और ये शैतान क्या है? इट इज अनअडल्टरेटेड मैटेरियलिज्म, और ये जो हमारे अंदर का शैतान है वह विशुद्ध यानी अनअडल्टरेटेड विशुद्ध पदार्थवाद है। हर एक मानव के अंदर एक लालच की भावना होती है, और यही लालच पदार्थवाद मॉडर्न सिविलाइजेशन कहलाती है। यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन हमेशा पदार्थवाद को प्रमोट करता है। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि ये आधुनिक सभ्यता पदार्थवाद की पूजा है, यह हमारे अंदर छुपे हुए एक राक्षस की पूजा है, और वह राक्षस, वह शैतान विशुद्ध पदार्थवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और मॉडर्न सिविलाइजेशन तो कुछ नहीं है इफ माने यदि इट डज नॉट थिंक, यदि यह सोचता नहीं है, एट एवरी स्टेप, यहाँ पर एवरी है प्रत्येक कदम पर, ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मैटेरियल सिविलाइजेशन, और ये आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है यदि यह सोचता नहीं है, प्रत्येक कदम पर सोचता नहीं है पदार्थवाद की, भौतिकवादी सभ्यता की खुशियों को। यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन हमेशा भौतिकवादी सभ्यता के खुशियों को प्रत्येक स्टेप पर खोजता है, और यही सभ्यता आधुनिक सभ्यता कहलाती है। और इसीलिए महात्मा गांधी इस सभ्यता को हमेशा त्यागने की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों 11 स्टेंजा की एक बार और सुन लो। आधुनिक सभ्यता क्या है? यह पदार्थवाद की पूजा है, यह हमारे अंदर एक शैतान की पूजा है, और यह शैतान पूर्ण रूप से अनअडल्टरेटेड बने पूर्ण पदार्थवाद है। और आधुनिक सभ्यता तो कुछ नहीं है यदि यह प्रत्येक कदम पर मॉडर्न सिविलाइजेशन की खुशियों को न खोजे। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन होता है। नाउ पैरा 12, it is perhaps unnecessary, if not useless, to weigh the merits of the two civilizations. महात्मा गांधी बोलते हैं इट इज परहैप्स अननेसेसरी, यह इट का मतलब यह है शायद अनावश्यक,
इफ नॉट यूजलेस, यदि व्यर्थ नहीं तो टू वे का मतलब तौलना, द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, दो सभ्यताओं के गुणों को, अर्थात दो सभ्यताओं के गुणों को तौलना यदि व्यर्थ नहीं है तो शायद अनावश्यक है। इट इज लाइकली, यह संभव है, दैट कि द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड, पश्चिम ने विकसित किया है, अ सिविलाइजेशन, एक सभ्यता को, सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। सूटेड का मतलब होता है अनुरूपित, अपने जलवायु की अनुरूपित, अपने सराउंडिंग्स का मतलब होता है अपने वातावरण के अनुरूपित। महात्मा गांधी बोलते हैं कि यह संभव है कि पश्चिम ने एक सभ्यता को विकसित की है अपनी जलवायु तथा वातावरण के अनुरूपित, एंड सिमिलरली, और इसी प्रकार, वी हैव अ सिविलाइजेशन, एंड इसी प्रकार वी हैव अ सिविलाइजेशन, हम लोग के पास एक सभ्यता है, सूटेड का मतलब अनुरूपित, टू आवर कंडीशन, अपने शर्तों के अनुरूपित। हम लोग के पास यानी हम भारतीयों के पास एक सभ्यता है अपने शर्तों के अनुरूपित, एंड बोथ आर गुड, और दोनों अच्छे हैं, इन देयर ओन रिस्पेक्टिव एस्पियर्स, रिस्पेक्टिव माने क्रमिक, एस्पियर्स का मतलब क्षेत्र, और दोनों अच्छे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। नाउ पैरा नंबर 13, देखो बच्चों, महात्मा गांधी बोलते हैं द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। डिस्टिंग्विशिंग का मतलब विशिष्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स माने लक्षण, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की, आधुनिक सभ्यता का विशेष लक्षण इज माने है, एंड इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी, इनडिफिनिट माने अनंत, मल्टीप्लिसिटी माने बढ़ोतरी, अनंत बढ़ोतरी है, ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानवीय चाहतों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो आप इसका आंसर देखो, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन का विशिष्ट लक्षण इज माने है, एंड इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी, अनंत बढ़ोतरी है, ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानवीय चाहतों की अनंत बढ़ोतरी है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, जहाँ जहाँ एंशिएंट सिविलाइजेशन लिखा हुआ है ना, यानी कि भारतीय सभ्यता, भारतीय सभ्यता का लक्षण इस बने है, एंड इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन से, एक उचित रिस्ट्रिक्शन का मतलब एक उचित रोक है, अपॉन माने पर, दीज मांस, इन्हीं चाहतों पर, जो भारतीय सभ्यता यानी एंशिएंट सभ्यता का लक्षण है, इन्हीं चाहतों पर पूरी तरह रोक है। और देखो यहाँ पर कॉमा में क्या लिखा हुआ है, एंड स्टिक रेगुलेटिंग ऑफ, स्टिक बने एक दृढ़ता से, रेगुलेटिंग बने नियमित करना, यानी भारतीय सभ्यता का लक्षण है इन्हीं चाहतों के ऊपर उचित रोक लगा देना या दृढ़ता से नियमित करना। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेसेबलनेस एराइजेस, इनसेसेबलनेस लालच होता है, असंतुष्टि होता है, आधुनिक या पश्चिमी असंतुष्टि एराइजेस बने उत्पन्न होता है, रियली बने सचमुच, फ्रॉम वांट, वांट मैंने यहाँ पर अभाव है, वांट का प्रयोग जब वर्ब में करते हैं तो चाहना हो जाता है, यहाँ पर वांट का मतलब अभाव है, वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट। ध्यान से देखना, आधुनिक या पश्चिमी लालच असंतुष्टि उत्पन्न होता है सचमुच, फ्रॉम मैंने से अभाव से, किसके अभाव से, लिविंग फेथ सच्चा विश्वास के अभाव से, इन फ्यूचर स्टेट भविष्य की अवस्था में, एंड देयरफॉर और इसलिए, आल्सो इन डिविनिटी और इस प्रकार डिविनिटी बोलते हैं दैवीय शक्ति, और इस प्रकार दैवीय शक्ति के अभाव में, यानी पश्चिमी या आधुनिक लालच असंतुष्टि उत्पन्न होता है यदि हम भविष्य की अवस्था में सच्चा विश्वास नहीं रखें, भविष्य की अवस्था में सच्चा विश्वास के अभाव हो तो लालच उत्पन्न होता है, और हमें देवी शक्तियों में, दैवी शक्तियों में हमें विश्वास नहीं हो तो इस प्रकार से पश्चिमी लालच उत्पन्न होता है। दी
रिस्ट्रेन ऑफ एंशिएंट और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जहाँ भी एंशिएंट है तो इसका मतलब होता है प्राचीन, जो रिस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम, यानी प्राचीन या ईस्टर्न सिविलाइजेशन का जो रिस्ट्रेन है, उनकी रिस्ट्रेन उत्पन्न होता है। राइजेस का मतलब उत्पन्न होता है फ्रॉम अ बिलीफ, एक विश्वास से। किसके विश्वास से? देखो यहाँ पर विश्वास है ना, कॉमा वाला छोड़ है, विश्वास से इन अ फ्यूचर स्टेट, भविष्य की अवस्था में, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, और दैवीय शक्ति के अस्तित्व में। यानी भारतीय, देखना, प्राचीन या ईस्टर्न सभ्यता उत्पन्न होती है विश्वास से। किसके विश्वास के? भविष्य की अवस्था में विश्वास से, या ईश्वर के शक्ति के अस्तित्व में यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारी प्राचीन सभ्यता उत्पन्न होती है। और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ कॉमा के अंदर, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, स्वयं के बावजूद। यानी हमें अपने आप पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, हमें विश्वास करना है ईश्वरीय शक्ति के अस्तित्व में विश्वास करना है, फ्यूचर के आस्था में विश्वास करना है, और इस प्रकार से भारतीय सभ्यता उत्पन्न होती है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा ये 13 स्टेंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हम इसलिए इस स्टेंजा को आपको जल्दी से हिंदी में रिपीट करते हैं। आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट लक्षण अनंत बढ़ोतरी है मानवीय चाहतों की, जबकि प्राचीन सभ्यता का लक्षण उन्हीं चाहतों पर रोक लगाना है या उनको नियमित करना है। आधुनिक या पश्चिम असंतुष्टि उत्पन्न होती है जब हम भविष्य के अवस्था में विश्वास नहीं करते हैं, और दैवीय शक्ति की अवस्था में भी हमारी सच्चा विश्वास का अभाव होता है। जबकि प्राचीन या ईस्टर्न सिविलाइजेशन उत्पन्न होती है ईश्वर के सच्चा विश्वास में, भविष्य की अवस्था के विश्वास में, स्वयं के बावजूद है। नाउ स्टेंजा यानी पैरा नंबर 14, महात्मा गांधी बोलते हैं, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस। सम की बात जब ऑफ आए तो इसका हिंदी होता है में। तत्कालीन तथा शानदार परिणामों में कुछ है, किसका? ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, आधुनिक आविष्कारों का। तो ये आर है ना जुलारी वर्ब, यहाँ से पूरा आपका ये सब्जेक्ट कराएगा, तो ऐसे इसका हिंदी निकलेगा। आधुनिक आविष्कारों के तत्कालीन तथा शानदार परिणामों में कुछ आर टू मैडनिंग, टू का मतलब इतना पागलपन है, टू रिसिस्ट है कि इसे रोका नहीं जा सकता। प्यारे बच्चों, ये TOO है ना, उसके बाद मैडनिंग है, फिर इन्फिनिटिव आया है, ये रिमूव टू है, जिसका हम जिक्र आपको ग्रामर सेक्शन में करेंगे। आप लोग पढ़े होंगे, राम इज TOO वीक टू रन, यानी राम इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता, उसी प्रकार का यहाँ पर स्ट्रक्चर है। देखो आधुनिक आविष्कारों में आधुनिक आविष्कारों के तत्कालीन तथा शानदार रिजल्ट्स में कुछ आर मनी है, इतना पागलपन है, टू रिसिस्ट कि अब उसे रोका नहीं जा सकता। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, महात्मा गांधी कहते हैं, लेकिन मेरे पास तनिक सा भी डाउट नहीं है। आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, मेरे पास तनिक सा भी डाउट नहीं है। डैट माने कि द विक्ट्री ऑफ मैन, मानव की विजय लाइस माने पड़ी है इन दैट रेजिस्टेंस, उसी रोक में। महात्मा गांधी बोलते हैं कि मेरे पास तनिक सा भी डाउट नहीं है कि मानव यदि अपने आप को विजय प्राप्त करना चाहता है कि वह खुश रहें, तो उन्हें आधुनिक आविष्कारों को रोकना पड़ेगा। इस लाइन से मालूम चलता है कि महात्मा गांधी विज्ञान का घोर आलोचक हैं, इसलिए उन्होंने बोला है कि मेरे पास तनिक सा भी डाउट नहीं है कि मानव की विजय इन्हीं रोक में निहित है। वी आर इन डेंजर, महात्मा गांधी कहते हैं कि हम लोग खतरे में हैं, ऑफ बैटरिंग अवे, बदलने का, दी परमानेंट गुड, अस्थाई अच्छाई को, फॉर अ मोमेंटरी प्लेजर, क्षणिक आनंद के लिए। महात्मा गांधी बोलते हैं कि हम लोग क्षणिक आनंद के लिए जो हमारी अस्थाई अच्छाई है उसके बदलने के खतरे में है, उसे बर्बाद करने के खतरे में है। हम लोग जितने भी इन्वेंशन करते हैं महात्मा गांधी के अनुसार, उनके अनुसार ये सब इन्वेंशन एक मोमेंटरी प्लेजर है, इसका अस्थाई कोई गुड नहीं है। इसलिए महात्मा गांधी बोलते हैं कि मोमेंटरी प्लेजर, एक क्षणिक आनंद के लिए हम लोग अस्थाई
सच्चाई को अस्थाई अच्छाई को बदलने का यानी नष्ट करने के खतरे में पड़ गए हैं। नाउ पैरा 15, महात्मा गांधी बोलते जस्ट एज जिस प्रकार इन वेस्ट पश्चिम में दे हैव मेड, दे किसके पश्चिम के लोगों का, पश्चात देश के निवासी, दे हैव मेड अ वंडरफुल डिस्कवरीज इन दी थिंग्स मटेरियल। ध्यान से समझना, जस्ट एज मैंने जिस प्रकार, इन दी वेस्ट पश्चिम में, दे हैव मेड वे बना चुके हैं अद्भुत आविष्कारों को, इन थिंग्स मटेरियल पदार्थवादी चीज़ों में। जिस प्रकार वे लोग यानी पश्चिम के लोग पदार्थवादी चीज़ों में यानी विभिन्न प्रकार के मॉडर्न इन्वेंशंस में अद्भुत डिस्कवरी किए हैं, सिमिलरली उसी प्रकार, सिमिलरली माने उसी प्रकार हिंदुइज्म, ये हिंदुइज्म किसको नोट करता है, हिंदुस्तान के लोग, हैज़ मेड में बनाए हैं स्टिल मोर और भी मोर मार्वलस डिस्कवरीज, और भी शानदार खोजों को बनाए हैं इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म के क्षेत्र में, ऑफ स्पिरिट आत्मा के क्षेत्र में, ऑफ सोल और मानवता यानी आत्मा के क्षेत्र में, ये भावना हो जाएगा स्पिरिट के क्षेत्र यानी कि भावना का क्षेत्र में, और आत्मा के क्षेत्र में और भी अद्भुत खोजों को किए हैं। एक बार फिर से देख लो, जिस प्रकार पश्चिम में वे लोग पदार्थवादी चीजों में अद्भुत आविष्कार को किए हैं, उसी प्रकार हिंदुस्तान के लोगों ने और भी शानदार आविष्कार। नाउ पैरा 16, बट वी हैव नो आई, लेकिन हम लोग के पास कोई आंखें नहीं है, फॉर दी ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, ये महान तथा सुंदर आविष्कारों के लिए। महात्मा गांधी कहते हैं, देखो हैव का प्रयोग है बच्चों, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम, उसी प्रकार बट वी हैव नो आई, लेकिन हम लोग के पास कोई आंखें नहीं है, फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, ये महान और सुंदर आविष्कारों के लिए। वी आर डैजल्ड, हम लोग डैजल्ड हो गए हैं, हम लोग चकाचौंध में पड़ गए हैं। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव है, बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, वो पदार्थवादी उन्नति के द्वारा, हम लोग पदार्थवादी उन्नति के द्वारा चकाचौंध में पड़ गए हैं। डाइट का मतलब जिसको वेस्टर्न साइंस हैज मेड प्रेजेंट परफेक्ट है, जिसको पश्चिम के विज्ञान ने बनाया है। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी बोलते हैं कि हम लोग के पास ये शानदार और ये महान और शानदार आविष्कारों को देखने के लिए कोई आंखें नहीं। कौन सा ग्रेट और फाइन डिस्कवरीज, जो धर्म के क्षेत्र में हुआ है, स्पिरिट के क्षेत्र में हुआ है, आत्मा के क्षेत्र में हुआ है, उसको देखने के लिए हम लोग के पास आंखें नहीं है। हम लोग मटेरियल प्रोग्रेस पदार्थवादी उन्नति के द्वारा चकाचौंध में पड़ गए हैं, जिसको पश्चिम के विज्ञान ने बनाया है। आई एम नॉट इनेमर्ड, इनेमर्ड मैंने प्रेमी, ऑफ दैट प्रोग्रेस। महात्मा गांधी बोलते हैं कि मैं उस तरह का प्रोग्रेस का प्रेमी नहीं हूँ। कैसा प्रोग्रेस? विज्ञान से रिलेटेड, इन्वेंशन से रिलेटेड, उस प्रकार का प्रोग्रेस का, उन्नति का मैं प्रेमी नहीं हूँ। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सिम्स, महात्मा गांधी बोलते हैं वास्तव में यह इट बने यह ऑलमोस्ट मैंने प्राय सिम में प्रतीत होता है, ऐ तो बने मानो, वास्तव में यह प्रतीत होता है मानो गॉड इन हिज विजडम, मानो ईश्वर बहुत ही चतुराई में हैज प्रिवेंटेड में रोका है इंडिया को फ्रॉम बने से, वास्तव में ईश्वर ने बहुत ही चतुराई से भारत को रोका है फ्रॉम बने प्रोग्रेसिंग along those लाइन। महात्मा गांधी बोलते हैं वास्तव में इट ऑलमोस्ट सिम्स, यह प्रतीत होता है मानो गॉड इन हिज विजडम, मानो ईश्वर पूरी चतुराई में हैज प्रिवेंटेड इंडिया, भारत को रोका है फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, उन्नति से, along दिस लाइन, इसी लाइन पर। कौन सा लाइन पर? विज्ञान की लाइन पर। सो डैट, ताकि इट माइट फुलफिल, ताकि यह पूरा कर सके इट्स स्पेशल मिशन, अपने विशेष मिशन को, ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग, रोकने का, दी ऑनरस, दौड़ को, होड़ को, ऑफ मैटेरियलिज्म,
पदार्थवाद को है, ताकि यह अपना जो भारत का स्पेशल मिशन है पदार्थवाद को रोकने का, इस मिशन में भारत सफल हो जाए। तो प्यारे बच्चों 16 का एक बार फिर से सुनना। लेकिन हमारे पास कोई आंख नहीं है ये शानदार और महान खोजों को देखने का। हम लोग उस पदार्थवादी उन्नति के द्वारा बिल्कुल चकाचौंध में आ गए हैं जिसको पश्चिम के विज्ञान ने बनाया है। महात्मा गांधी बोलते कि मैं उस प्रोग्रेस का प्रेमी नहीं हूँ, वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है। एज दो का मतलब मानो इस पर बड़ी चतुराई से भारत को रोका है फ्रॉम प्रोग्रेसिंग along दिस लाइन, इसी लाइन पर प्रोग्रेस करने से रोका है, ताकि जो भारत का स्पेशल मिशन है पदार्थवाद के रोकने का, इस मिशन में भारत सफल हो जाए। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पैरा 8 से 16 तक यानी 8 से 16 तक पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोग इस चैप्टर का 1 से 16 पैरा तक समाप्त कर चुके हैं। 70 से अंत तक हम लोग वीडियो नंबर 4 में पढ़ेंगे। ये आने वाले वीडियो भी आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा, अतः इस वीडियो की आप प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।